हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो है हम आरपीएससी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन silver electrodes. The ratio of speeds of silver and NO3 minus ions was found to be 0.916. The transport number of silver will be. अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट नंबर होता क्या है। ट्रांसपोर्ट नंबर को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इसको आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ करंट कैरिड बाय आयंस, मतलब कैटायन और एनायन जो है टोटल में से कितना करंट जो है वो फ्लो करवा रहे हैं या कितना करंट उनकी वजह से फ्लो हो रहा है। ठीक है, कैटायन और एनायन का सेपरेटली। तो रेशियो जो है आप उसको करंट के सेंस में कह सकते हैं, या आप उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टेंस के सेंस में कह सकते हैं, या आप उसको मोबिलिटी के या स्पीड के सेंस में कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, a solution of AgNO3 was found between silver electrode. The ratio of speed of silver and NO3 minus was found to be this. तो रेशियो ऑफ स्पीड जो है वो आप इसको रेशियो ऑफ मोबिलिटी भी मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं स्पीड का रेशियो की अगर बात करूं तो क्या दे रखा है, सिल्वर का दे रखा है और NO3 माइनस का दे रखा है। तो सिल्वर की स्पीड और NO3 माइनस की जो स्पीड दे रखी है उसका रेशियो कितना है, 0.916। ठीक है, ये रेशियो आ गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर विल बी, कि ये कह रहा है कि सिल्वर का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, इसको हमें चेक करना है, ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, अब इसको कैसे निकालें, तो देखिए बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल ही है। इसको आप ऐसे समझो कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है उसकी वैल्यू 1 से कम होती है, और उन दोनों का जो सम होता है ट्रांसपोर्ट नंबर का वो क्या होता है, 1 होता है। इतना हमें पता है। अब आपके जो स्पीड है उसका जो फ्रैक्शन है वो आपके ट्रांसपोर्ट नंबर के बराबर होता है। अब अगर यहाँ पर अगर मैं मोबिलिटी की बात करूं तो ये जो आपके स्पीड का जो रेशो है ये एक्चुअल में मोबिलिटी का रेशो है, और ये एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट नंबर का रेशो भी होगा। समझ में आ रही बात? वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो रेशो स्पीड का है या जो रेशो करंट का है या जो रेशो आपके कंडक्टिविटी मोबिलिटी का है, वो ही रेशो आपके ट्रांसपोर्ट नंबर का है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर और इसमें फर्क क्या है। अगर मैं कहता कि भाई कैटायन की मोबिलिटी अपॉन टोटल मोबिलिटी, ये तो आ जाता ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का। अब यहां पर एक्चुअल में इसने दे क्या रखा है, या फिर मैं कहूं कि U माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का। अब अगर मैं रेशो ले लूं किसका, कैटायन अपॉन एनायन का, ये इस टाइप से कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, T प्लस अपॉन T माइनस इक्वल टू U प्लस अपॉन U माइनस। तो जो आपके स्पीड का रेशो है, मोबिलिटी का रेशो, वही ट्रांसपोर्ट नंबर का रेशो है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि जब आपको सॉल्व करना है इस टाइप का क्वेश्चन, तो देखिए कैसे चेक करें। अब ये मुझे पता चल गया कि ये ट्रांसपोर्ट नंबर का रेशो है। क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर का रेशो है कितना, 0.916। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन अपॉन ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन इक्वल्स टू 0.916। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आपके दो रिलेशन आ गए कि भाई रेशो लेंगे तो 0.916 आएगा और ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं कि आपके अगर रेशो 1 से कम आ रहा है, सुनना ध्यान से, मैंने आपको थ्योरी टाइम पे बताया था कि इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। अगर ट्रांसपोर्ट नंबर का रेशो 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू 0.5 से कम है और नीचे वाली वैल्यू 0.5 से ज्यादा है, क्योंकि सम तो एक ही है। तो अगर मैं 50-50 करता 0.5 तो उसका रेशो 1 आता, लेकिन रेशो 1 से कम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो T प्लस है वो लेस देन 0.5 है और T माइनस जो है वो ग्रेटर देन 0.5 है। ये एक हमें कंक्लूजन मिल गया। तो जब मैं ऑप्शन चेक करूंगा तो मुझे किसका निकालना है, कैटायन का निकालना है। तो कैटायन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो क्या है, 0.5 से कम। तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। अब बच गए दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन बच गए तो या तो आप क्या है कि क्वेश्चन से आंसर की तरफ जाओ, और एक दूसरा मेथड है आंसर से क्वेश्चन की तरफ भी आप जा सकते हो।
अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो कि जो t माइनस है उसको अगर मैं प्लस के सेंस में लिखूं, मुझे t प्लस का ही तो निकालना है, तो देखो मैं t माइनस को क्या लिख सकता हूं, t माइनस इक्वल्स टू 1 माइनस टी प्लस, ऐसे लिख सकता हूं। तो या तो आप इस इक्वेशन में इसको ऐसे पुट कर दो, t प्लस अपॉन 1 माइनस टी प्लस इक्वल्स टू 0.916, इसको सॉल्व कर लो या तो। और या एक तरीका डायरेक्ट क्या है कि अगर मैं रेशियो ले रहा हूं, जैसे मैंने क्या कहा कि आंसर के हिसाब से चलूं, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये ले लेता हूं एक बार, तो 0.479 है, इसको 0.48 ले लेता हूं। तो अगर कैटायन का मैं 0.48 ले रहा हूं तो एनायन का कितना हो जाएगा 0.52। इसका रेशियो अकॉर्डिंग टू मी आंसर अगर मैं सही मानूं तो क्या आना चाहिए 0.916। इसको आप चेक कर लो कि ये सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर ये सही आ गया तो इसका मतलब आंसर ये है, और अगर ये सही नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन सही आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है 0.425 अपॉन 0.575, इसकी वैल्यू 0.916 आनी चाहिए। तो इन दोनों में से जो रिलेशन सही बैठ रहा है वो आंसर आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लो। तो जैसे भी सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कुल मिला के ये है कि आंसर की वैल्यू 0.5 से कम आएगी। अब आप क्रॉस चेक कर लो। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इन दोनों में से एक आएगा। अब आपका आंसर क्या आ रहा है, हालांकि लगभग मैंने सॉल्व कर ही दिया, बस इसको क्रॉस चेक करना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री समझा रहा हूँ, फॉर्मूले समझा रहा हूँ, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो ये गुणा बाकी जोड़ भाग थोड़ा बहुत आप कर लेना, नहीं तो अननेसेसरी क्या होता है, वीडियो में टाइम कंज्यूम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट फॉर HCl। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा याद आएगा कि ये हमने कॉल्डर्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी, जिसमें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल रहे थे वैल्यू। क्या निकाल रहे थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इनफाइनाइट निकाल रहे थे। फिर वहां पर हमने दो मेथड पढ़े थे, मैंने बताया था दो मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि ऑल्टरनेटिव मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा उस पर आते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड उस पर रेयर ही कोई क्वेश्चन आया है वो ये वाला है, क्योंकि रेयर क्वेश्चन आया होता तो हमारा दिमाग में क्लिक नहीं करता। तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट, लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू देखिए किसके लिए, HCl के लिए जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और सोडियम एसिटेट के लिए जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड R वैल्यू दे रखी है। HCl के लिए कितनी दे रखी है 383.5, और ऐसी सोडियम एसिडेट के लिए दे रखी है 78.4। ये वैल्यू दे रखी है लैम्डा इनफाइनाइट की। इफ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस एंड CH3CO माइनस आयंस आर, H प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर है 0.841 और एसिटेट आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर है 0.46 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इन दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर दे रखा है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट फॉर CH3COH विल बी। अब देखिए देखा जाए तो बहुत ज्यादा टिपिकली सिंपल ही है। कैसे कि अगर आपको CH3COH के लिए लैम्डा इनफाइनाइट निकालना है, लैम्डा इनफाइनाइट किसके लिए निकालना है, CH3COH के लिए, तो आपको एक्चुअल में अगर आयंस के हिसाब से कहूं तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, ये दो चीज चाहिए आपको। अब ये दो चीज कैसे निकालें, तो देखिए सिंपल है, कैसे निकाल सकते हैं कि अगर आपको चाहिए लैम्डा इनफाइनाइट, सबसे पहले ले लेते हैं H प्लस। लैम्डा इनफाइनाइट आपको H प्लस चाहिए, तो डायरेक्ट मेथड क्या बताया था कि अगर आपको एक आयन चाहिए, एक आयन की इनफाइनाइट कंडक्टेंस चाहिए, तो आप क्या करो, उसका टोटल जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको उसके ट्रांसपोर्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मुझे लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस चाहिए, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट फॉर HCl, अगर मुझे लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस चाहिए तो लैम्डा इनफाइनाइट HCl लूंगा मैं, या मैं पहले क्या कह सकता हूँ, ट्रांसपोर्ट नंबर ले लिया मैंने किसका H प्लस का, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा इनफाइनाइट HCl से। ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप इसको। मतलब अगर एक आयन का चाहिए तो आप क्या करो, उसका ट्रांसपोर्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो टोटल से, तो यहां पर ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो आपको H प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर दे रखा है, कितना दे रखा है 0.841 इंटू लैम्डा इनफाइनाइट HCl कितना दे रखा है 383.5 ये दे रखा है। तो ये आ जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। सिमिलरली आ जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस। इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट नंबर जो आपके CH3CO माइनस का है, CH3COO माइनस इंटू लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA, ये आपको लेना है।
अब आपको क्या करना है, लैम्डा इनफाइनाइट CO, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट नंबर CH3CO माइनस का 0.46 दे रखा है, 0.46 दे रखा है, इनटू सोडियम एसीटेट के लिए दे रखा है 78.4, 78.4, ये आ गया। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को ऐड ही तो करना है भाई, ये जो आएगा इसको और इसको ऐड करना है। तो अब आपका काम क्या है, जो आपका काम है, अब मेरा काम तो हो गया, आपका काम क्या है कि लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस की वैल्यू इससे आएगी और लैम्डा इनफाइनाइट CH3CO माइनस की वैल्यू इससे आएगी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आ रही है उसको ऐड कर दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आप सॉल्व करो और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे सर आंसर क्या होगा। आंसर कमेंट कैसे करना है कि सर क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन ये, या फिर वैल्यू लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर जो भी आपका वैल्यू आ रही है वो लिखो। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर ये। तो क्या मुझे चेक करने में आसानी होगी कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है, वरना तो क्या आप आंसर लिख देते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चन का क्या रिप्लाई करा है। और हाथों हाथ करते हो तो फिर भी क्लिक हो जाता है, आप 1 महीने बाद रिप्लाई करते हो, मुझे देखना पड़ता है भाई क्या पूछा था मैंने। समझा रही बात है। चलिए, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मेथड बता दिया मैंने सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये तो फिर भी न्यूमेरिकल टाइप थे, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स द हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी इज ऑफ, कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइट दे रखे उसमें हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी किसकी है। ऑप्शन चेक करते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होते हैं। पहला है H2SO4, दूसरा है HNO3, तीसरा H2O और चौथा है एसिटिक एसिड। अब H2O तो बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है और एसिटिक एसिड भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये दोनों तो कट गए। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज ही नहीं होगा, तो कंडक्टेंस ऑलरेडी कम होगी, नो डाउट। अब ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, क्योंकि हम दिमाग हमारा ये कह रहा था भाई 3 वीक होते एक स्ट्रॉन्ग होते तो हमारा आंसर टिक हो जाता। अब यहाँ 2 वीक और 2 स्ट्रॉन्ग है तो 2 वीक तो हमने हटा दिया, अब 2 स्ट्रॉन्ग को कैसे सॉल्व करें। तो इसका बहुत आसान सा आंसर है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसको जब आप आयनाइज करोगे तो 2 आयन बनेंगे, एक H प्लस और एक NO3 माइनस। इसको जब आप आयनाइज करोगे तो 3 आयन बनेंगे, 2 H प्लस और एक SO4 2 माइनस। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसको आयनाइज करोगे तो बनेगा H प्लस और NO3 माइनस, और इसको आयनाइज करोगे तो बनेगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर ओवरऑल आयंस की संख्या देखी जाए तो इसकी ज्यादा है, और अब मैंने आपको बता रखा है कि H प्लस की कंडक्टेंस एक्सेप्शनली ज्यादा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा वी। अब देखिए लैम्डा वी का मतलब है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात नहीं हो रही। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा वी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात हो रही है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ which of the following electrolyte can be taken equivalent to equivalent conductance at infinite dilution। अब ये इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि यहां पर अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं AB, तो ये आप थ्योरी वीडियो देखना, वहां पर मैंने आपको कॉलरॉस लॉ की एप्लीकेशन बताई थी। उसमें एप्लीकेशन में आपके एक था सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, या इस टाइप से कुछ रिलेटेड था, जिसमें टर्म था स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो वहां पर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था AB और A प्लस प्लस B माइनस। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम होता है वो किस टाइप से होता है कि कुछ पार्ट आपके सॉलिड है, कुछ पार्ट एक्वस है और कुछ पार्ट आयंस में है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया तो कुछ पार्ट तो सॉल्युबल ही नहीं है, जो कि सॉलिड फॉर्म में आपको दिखेगा। कुछ पार्ट सॉल्युबल तो हो गया है लेकिन वो आयनाइज नहीं है, जैसे ये वाला। और कुछ पार्ट आपके क्या है जो कि आयनाइज हो गया है। अब ये तो सुपर सैचुरेटेड था। अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करूं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब जितना सॉल्युबल हो जाए केवल उतना, तो केवल सैचुरेटेड की बात करूं तो ये सॉलिड वाला जो पार्ट है ये तो हट जाएगा। अब ये बच गए दोनों कि भाई सॉल्युबल है लेकिन आयनाइज नहीं है और ये आयनाइज है, ये एक ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि जब हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल का सॉल्ट का मतलब बिल्कुल ही कम मात्रा में सॉल्युबल होता है, ये एक तरह से नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी है। तो जब नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी है ऑलरेडी, इसका मतलब बहुत कम सॉल्युबल हुआ है इतने सारे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि भाई जितना भी सॉल्युबल हुआ है वो आयनाइज हो गया एक तरीके से, मतलब वो इस फॉर्म में नहीं है, वो 100% किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में। तो जब वो 100% आयनाइज हो जाएगा तो उसकी जो
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो वापस से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी टेकन इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये सबसे सिंपल इसका आंसर है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल जो सॉल्ट हैं उसके केस में ये चीज सही है। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके क्वेश्चन केवल एक चीज पूछेगा कि कौन सा आंसर है जो कि आपको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के केवल एग्जांपल याद करने मैंने आपको बताया था थ्योरी के टाइम पे कि क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो इस टाइप से आएगा। तो अब आपको मैंने थ्योरी में वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन से सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, मतलब जिनकी सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, एक तरह से होती नहीं है, पीपीटी बनाते हैं नॉर्मली। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवा रखे थे और कहा था कि आपको जो भी और एग्जाम्पल मिल जाए उसको ऐड कर लेना। 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट, बेरियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। तो जब आप इन चारों सॉल्ट को आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे सबसे कम सॉल्युबिलिटी जो है वो किसकी है, बेरियम सल्फेट की। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरियम सल्फेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में केवल आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से सॉल्ट जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग the conductivity after end point will not significantly change in case of। ये कह रहा है कि जब हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी कौन सा टाइट्रेशन है जिसमें आपके एंड पॉइंट के बाद जो है कंडक्टेंस में चेंज नहीं आता, मतलब कंडक्टेंस लगभग क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ऑप्शन चेक करते हैं, NaOH HCl, AgNO3 KCl, एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 और KOH। तो देखिए यहाँ पर आपके 3 एग्जाम्पल एसिड बेस टाइट्रेशन के हैं और एक एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का है। तो अगर हम एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करें तो हमने देखा था एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसके केस में डिपेंड करता है कि कंडक्टेंस कम हो रही है या बढ़ रही है। लेकिन जब हम बेस की बात करते हैं तो बेस में हमने देखा था स्ट्रॉन्ग के केस में बढ़ती है एंड पॉइंट के बाद और वीक के केस में कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर जब आप देखोगे कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, सॉरी बेस स्ट्रॉन्ग है तो एंड पॉइंट के बाद स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, बेस स्ट्रॉन्ग है तो एंड पॉइंट के बाद स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। लेकिन अगर बेस वीक है तो एंड पॉइंट के बाद स्ट्रेट लाइन आएगी। अब रही बात प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में लाइन कांस्टेंट रहती है, बाद में बढ़ जाती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वो कांस्टेंट कब कह रहा है, स्टार्टिंग में कह रहा है बाद में कह रहा है। तो इसमें स्टार्टिंग में जो आपके लाइन आती है कंडक्टेंस की वो कांस्टेंट रहती है और एंड पॉइंट के बाद बढ़ती है। तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स 0.1 m सॉल्यूशन, ये दे रखा है, इज 0.75। तो क्या दे रखा है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको आप अल्फा कह सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप क्या कह सकते हो, अल्फा 0.75। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स 0.1 m सॉल्यूशन इज 0.75। एट द सेम टेम्परेचर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहा है, ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट इज 130। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसका लैम्डा इनफाइनाइट जो है कितना है, 130 है, ठीक है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दिस, तो ये लैम्डा वी पूछ रहा है आपसे। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई एक सॉल्यूशन है इतनी कंसंट्रेशन का, उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो उसकी वैल्यू दे दी अल्फा 0.75 आई थिंक ये दे रखी है। फिर वो कह रहा है कि उसी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस इतनी है, तो बताओ वो जो कंसंट्रेशन थी उस पर कंडक्टेंस कितनी होगी। तो आप जब देखोगे तो पहली बात तो ये कि भाई लैम्डा इनफाइनाइट से ज्यादा तो कोई कंडक्टेंस हो नहीं सकती। तो अगर कोई व्यक्ति इसको टिक कर दे तो वो फिर महान हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये आपके सबसे गलत हो गया। 130 से तो ज्यादा आ नहीं सकता क्योंकि लैम्डा इनफाइनाइट मतलब मैक्सिमम है, ये भी 130 से ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर है तो थोड़ा बहुत तो आप वैसे, जैसे मान लो आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो आप ये 2 ऑप्शन तो गलत कर ही सकते हो कि भाई लैम्डा इनफाइनाइट से ज्यादा तो कंडक्टेंस हो नहीं सकती। तो ये तो 2 वैसे ही घट गए। अब ये 2 ऑप्शन बच गए, एक है 13, एक है 97.5। अब कैसे सॉल्व करें, तो सबसे सिंपल आपको मैंने बता रखा है कि अल्फा जो होता है वो लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट होता है। किसके केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, स्ट्रॉन्ग के केस में नहीं, वीक के केस में। अब ये आपसे पूछ क्या रहा है, लैम्डा वी पूछ रहा है।
तो लैम्डा वी हो जाएगा अल्फा इंटू लैम्डा इनफाइनाइट। अल्फा कितना है 0.75, लैम्डा इनफाइनाइट कितना है 130। इसको सॉल्व कर लो, क्या करो इसको सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 97.5। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कोई टिपिकल नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा मैंने आपको बता रखा है, इस पे काफी क्वेश्चन आ रखे हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स HF, NaCl, HCl एंड KNO3, चार इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं, विल नॉट यील्ड अ लीनियर प्लॉट बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। ये कह रहा है कि भाई जो कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, ये कह रहा है कि किसके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये ग्राफ प्लॉट कर रहा है। सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट यील्ड अ लीनियर प्लॉट बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसको मैंने लैम्डा कह दिया, लैम्डा वी कह दो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, रूट सी, किसकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो आपको मैंने बता रखा है कि दो तरह के आते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन आता है और एक स्ट्रेट लाइन नहीं आता। आई थिंक कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो, ये ऐसे नहीं होगा, आई थिंक ये ऐसे है शायद, जहां तक थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा, ये इस टाइप से होगा। मतलब कंसंट्रेशन आप कम कर रहे हो, मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो कंडक्टेंस बढ़ रही है। हाँ, ये ग्राफ सही है। तो इस तरह से एक तो स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व फॉर्म है। तो ये हमने कब पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कि भाई अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैसे पहचानेंगे, तो हम 100% आयोनाइजेशन हो गया वो पता कैसे लगा रहे हैं, हमको कोई दिख थोड़ा रहा कि आयोनाइजेशन कितना हो गया, वहां पर हम कंडक्टेंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये एक हमें एक कंसेप्ट पता है। अब आप चारों ऑप्शन चेक करो, KNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HF स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका ग्राफ स्ट्रेट आएगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट आएगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट आएगा। HF जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी ऑप्शन है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, हालांकि वो प्योर फॉर्म में, चलो उसको छोड़ देता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, वीक इलेक्ट्रोलाइट है कंपेरेटिवली। तो चार में से तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में डालते हैं, तो इसकी लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, HF। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि किसका कंडक्टेंस का ग्राफ स्ट्रेट आएगा और किसका वीक आएगा, तो आपको स्ट्रॉन्ग और वीक को पहचानना है। चार में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में डाल दो, जो सबसे वीक लग रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उसको आप डाल दो नॉन स्ट्रेट लाइन में, कर्व फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HF। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर सेवरल सॉल्यूशंस ऑफ KCl ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन इन द रेंज। KCl के डिफरेंट सॉल्यूशन है जिसकी रेंज दे रखी है 1 × 10⁻⁻⁴ से लेके 1 × 10⁻² m, ये रेंज दे रखी है कंसंट्रेशन की। विद इंक्रीज इन KCl कंसंट्रेशन, मतलब KCl की कंसंट्रेशन में जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो क्या चेंजेस आएंगे। पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, दूसरा ऑप्शन है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, और चौथा ऑप्शन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ KCl विल डिक्रीज। देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो चार ऑप्शन दे रखे, तो हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं, कोशिश करते हैं जो हमें गलत लग रहे हैं उसको कैंसिल आउट करें, फिर लास्ट में एक ऑप्शन बचेगा। तो अगर मैं बात करूं KCl की, तो KCl अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहां पर आप इससे कंफ्यूज मत होना कि कंसंट्रेशन की रेंज दे रखी है। देखिए, कंसंट्रेशन अलग चीज है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग चीज है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन थोड़ी कम ले रहे हो या थोड़ी ज्यादा ले रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हम क्या कह रहे हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है जिसका जो डिसोसिएशन है वो 100% है। तो जो लास्ट ऑप्शन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ KCl विल डिक्रीज, गलत है। क्यों? क्योंकि ये 100% है, इंक्रीज और डिक्रीज का कोई यहाँ पर हम सेंस नहीं ले रहे। अब यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो हम जो पढ़ते हैं वो हम किसके सेंस में याद रखते हैं, हम डाइल्यूशन के सेंस में याद रखते हैं। तो हमने एक चीज पढ़ रखी है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, जैसे जैसे हम क्या करते हैं डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तो जो आपके कप्पा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वो तो कम होता है, और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो बढ़ता है। अब यहां पर हम डाइल्यूशन बढ़ा नहीं रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन कम कर रहे हैं। तो ये इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने से कप्पा कम होता है और लैम्डा बढ़ता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब डाइल्यूशन कम करना, मतलब कप्पा बढ़ेगा और लैम्डा कम होगा। अब ये कह रहा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, तो ये उल्टा हो गया, गलत हो गया।
फिर ये कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिक्रीज होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, ये इंक्रीज कब होती है, जब डाइल्यूशन बढ़ाते हो, ये डाइल्यूशन नहीं बढ़ा रहे, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो ये गलत हो गया। तो चारों ऑप्शन जब हमने स्टडी करे तो हमारा आंसर आ गया ये। अब देखिए हो सकता है कि आप इससे कंफ्यूज हो जाओ, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। 100 ml ऑफ अ 1 m सॉल्यूशन ऑफ KCl इज मिक्स्ड विथ कह सकते हो आप, इज मिक्स्ड विद 100 ml ऑफ 1 m सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, दोनों के 100 ml हमने सॉल्यूशन की बात करी। द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्सचर इज, अब यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि 100% आयोनाइजेशन होगा। क्या मान के चल रहे हैं कि जो आयोनाइजेशन है वो 100% है। ठीक है, ये चीज हम मान के चल रहे हैं, वरना वो खुद लिख के दे देता है कि भाई क्या है। अब यहाँ पर इसने क्या कहा कि 100 ml, इसने क्या कहा 100 ml जो है, एक तो क्या है KCl प्लस 100 ml जो है वो क्या है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये इसने कह दिया। तो जब आपने इन दोनों को मिक्स करा तो जो आउटपुट मिला वो क्या मिला। अब यहां पर मेन जो चीज है वो ये है कि वॉल्यूम अब है 200 ml, वॉल्यूम क्या है 200 ml, और आपने जो 100 ml लिया था KCl वो 1 m था, और ये जो लिया था ये भी 1 m था। ठीक है, अब अगर मैं केवल एक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं 100 ml KCl, तो जब ये आयनाइज होगा तो K प्लस बनेंगे और Cl माइनस बनेंगे, और उनकी कंसंट्रेशन भी सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम सेम है और एक फॉर्मूला से एक ही आयन बन रहा है। तो ये क्या होता कि भाई ये 1 m K हो जाता और ये 1 m क्या हो जाता Cl हो जाता। ठीक है, इस केस में जब मैं बात करता, केवल इसको हटा दो, केवल इसकी बात करता, तो बेरियम की संख्या सेम है तो मैं कहता 1 m बेरियम है, लेकिन Cl के लिए क्या कहता है, क्योंकि इसकी संख्या डबल है BaCl2, तो मैं कहता 2m, लेकिन वो कब है जब वॉल्यूम सेम था। अब वॉल्यूम सेम नहीं है, अब वॉल्यूम होगा 200 ml। अब यहां पर मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट है, K प्लस प्रेजेंट है, Cl माइनस प्रेजेंट है, और बेरियम प्रेजेंट है। ठीक है, अब Cm माइनस तो रिजल्टेंट आएगा, वो खैर बात अलग है। अब इसको आप ऐसे समझो कि अगर हम बात करें इसकी, तो ये 1 m था तो K प्लस 1 m होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम ट्वाइस हो गया है तो कंसंट्रेशन इसकी कम हो जाएगी, तो K प्लस जो है वो है हाफ m कंसंट्रेशन इसकी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं केवल इसकी, तो Cl माइनस क्या होता है यहाँ पर 1 m होता, और ये क्या होता है 2 m, तो ये होता 1 m और ये होता 2 m, तो ओवरऑल कितने 3 m होनी चाहिए, लेकिन वॉल्यूम ट्वाइस हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया ट्वाइस हो गया, तो ये हो जाएगा 3/2m, ये कितना हो जाएगा 3/2m, और बेरियम जो है 1 m होना चाहिए था लेकिन हाफ हो गया, तो ये क्या हो गया हाफ m। ये रिजल्ट आ गया कंसंट्रेशन का। अब आपके पूछा गया है लास्ट में इसने आयनिक स्ट्रेंथ, तो आयनिक स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ, अब इसको समीशन हम कहते हैं C कह लो या M कह लो, mz²। ठीक है, समीशन mz²। अब यहां पर अगर हम बात करें, हाफ तो मैंने ले लिया बाहर, अब समीशन mz² का मतलब m1z1², m2z2², जितने आयन है उन सब के लिए। तो पहले मैं KCl की बात करूं, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है हाफ m, तो ये हो गया हाफ m, z², z कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस उसके बाद Cl की बात करें तो ये हो जाएगा 3/2 z², इसके लिए z कितना है 1 ही है, तो ये 3/2 m हो गया, प्लस इसकी कंसंट्रेशन हाफ है z²। अब बेरियम के लिए z कितना है, इसके लिए z है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो गया 1/2, ये 1/2 m हो गया, ये 3/2 m हो गया, प्लस ये m में ही है, तो ये हो जाएगा 1/2 m इंटू 4 है, जो भी आप कहना चाहो, 1/2 m इंटू 4, तो ये हो गया 2m, ये आपका आ गया। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो ये 1/2 बाहर है। ठीक है, तो ये आधा और ये 1.5, 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, तो ये हो गया 4m, तो 4m डिवाइडेड बाई 2 फाइनली क्या हो गया 2m, ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2m।
अब हो सकता है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो सेपरेटली, कि भाई मैंने क्या करा, इसकी आयनिक स्ट्रेंथ निकाल ली और इसकी आयनिक स्ट्रेंथ अलग से निकाली, दोनों को जोड़ दिया। एक्चुअल में जब आप ओवरऑल सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो तो वो अलग वॉल्यूम चेंज हो गया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, सिंपल सा। समझ में आ रही है बात? अब इसमें मेन गलती आपसे क्या होगी कि आप वॉल्यूम जो है वो डबल नहीं करोगे तो कंसंट्रेशन आपकी सब डिफरेंट आएगी, तो वो आपको नहीं करना है। वॉल्यूम डबल हो गया तो जो आयन की कंसंट्रेशन है वो एक्चुअल में जस्ट हाफ हो गई है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है आप, क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आई थिंक बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, एक दो बार क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये रटा हुआ नहीं है। जैसे मैंने आपको एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो डायरेक्ट आंसर याद करा दी थे कि भाई यूनिवैलेंट हो तो क्या आंसर आएगा, बाइवैलेंट हो तो क्या आएगा, ट्राइवैलेंट हो तो क्या आएगा। लेकिन ये मिक्सअप वाला है, मिक्सअप में फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, the standard EMF of the hydrogen oxygen fuel cell having gives free energy of formation of water as minus 237191 joule per mole at 25 डिग्री सेंटीग्रेड will be। तो देखिए यहां पर इसने क्या दे रखा है और क्या पूछा है। इसने दे रखा है कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, उसके लिए डेल जी की वैल्यू इतनी है, तो आप बताओ कि ई नॉट सेल जो है वो कितना आएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना आएगा। तो यहाँ पर आपको जो चीज दे रखी है और जो चीज पूछी है उसके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या है? डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ई नॉट इक्वल्स टू माइनस डेल जी अपॉन एन एफ, ऐसे लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको ई नॉट चाहिए तो मैंने कह दिया ई नॉट इक्वल्स टू माइनस डेल जी की वैल्यू कितनी है, माइनस, ब्रैकेट में लिख देता हूं, माइनस 237191, ये वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाय एन एफ। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, उसकी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको पता होगा कि एन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वरना फिर आप एन की वैल्यू नहीं बता सकते। तो ये आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, थ्योरी में मैंने पढ़ा रखा है। एन की वैल्यू 4 है और एफ कितना है, 96500, राउंड ऑफ में हमने ले लिया। इसको हमें सॉल्व करना है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके 237191, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 4 इंटू 96500। अब इससे एक चीज तो समझ में आ गई कि ई की जो वैल्यू है, ई नोट की वैल्यू वो पॉजिटिव आएगी। अगर डेल जी नेगेटिव है तो ई नोट पॉजिटिव आएगा, साइन अपोजिट चलते हैं। तो आपके जो नेगेटिव वाले ऑप्शन है वो तो कैंसिल आउट हो गए, अब बच गए पॉजिटिव वाले ऑप्शन। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर हाफ सेल विद चेंज ऑफ 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स शुड। तो देखिए ये जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो ये क्या कहना चाह रहा है कि आपके सिल्वर इलेक्ट्रोड है, उसके सिल्वर इलेक्ट्रोड मतलब हाफ सेल सिल्वर इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। ये कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा करें तो उससे उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझो कि एक इलेक्ट्रोड है, वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है वो एक अलग मैटर है, दूसरा इलेक्ट्रोड है वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है एक अलग मैटर है। तो दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो सेल बनता है। तो सेल में जब नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है तो सेम आती है। अब यहाँ पर अगर आपको थ्योरी वीडियो आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेंस में मैंने आपको बताया था कि जो आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जैसे आपने पढ़ा डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, तो अगर एन बढ़ेगा तो डेल जी बढ़ेगा, ठीक है, एन कम होगा तो डेल जी कम होगा, लेकिन ई की वैल्यू फिक्स रहेगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन चेंज करने से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, नॉट चेंज विद चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या आप हाफ सेल पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल जो भी आप कहना चाहो। आगे दे रखा है द आयनिक मोबिलिटी ऑफ सिल्वर एंड नाइट्रेट आयंस आर, सिल्वर और नाइट्रेट आयंस की आयनिक मोबिलिटी दे रखी है 5.7 इंटू 10⁻⁸ और ये दे रखी है 6.3 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। The equivalent conductance of AgNO3 at infinite dilution is, ठीक है, ये क्या कह रहा है
कि द आयनिक मोबिलिटी दे रखी है ऑफ आयंस आर दिस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AgNO3 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको क्या दे रखा है, एक दे रखा है आयनिक मोबिलिटी और पूछा क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लैम्डा इनफाइनाइट प्लस इक्वल्स टू U प्लस इंटू एफ, लैम्डा इनफाइनाइट माइनस इक्वल्स टू U माइनस इंटू एफ। और अगर मैं ओवरऑल लैम्डा इनफाइनाइट की बात करूं तो ये हो जाएगा एफ यू प्लस प्लस यू माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वो आयनिक मोबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एफ होता है। तो एक आयंस की बात करेंगे तो वो सेपरेट लिखोगे, दोनों आयंस की बात करेंगे तो वो एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, मतलब इस टाइप से। तो अगर मुझे ओवरऑल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस चाहिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, तो मैं क्या करूंगा, एफ क्या है 96500। अब यू प्लस क्या है मेरे लिए, सिल्वर के लिए है 5.7 इंटू 10⁻⁻8 प्लस नीचे लिख देता हूं 6.3 इंटू 10⁻⁻8। तो ये हो गया आपके 96500 इंटू, अब देखिए यहां पर 10⁻⁸ जो है कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके इंटू 5.7 इंटू 6.3 को जब आप करोगे तो 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आप इसको पॉइंट्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, जैसे भी सॉल्व करना चाहें वैसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं एक बार थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं। तो ये हो गया 965 इंटू 12 इंटू 2 जीरो मैंने हटा दिए, तो ये हो गया 10⁻⁻6। अब ये ऑप्शन सारे 10⁻⁻4 में है, तो मैंने इसको कह दिया कि भाई ये 9.65 है इंटू 12 है और ये हो गया 10⁻⁻4। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो मैं ट्राई कर लेता हूँ 965 इंटू 12, ठीक है, 2 पंजे 10 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है। और ये हो गया आपके 965, 0 5 और 3 8, 15 का 5 हासिल का 1, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट कितने थे, 2 के बाद था, तो ये हो गया 115.8 आंसर। बात समझ आ रही है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको अगर याद है तो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला फिर भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, मैंने आपको थ्योरी वीडियो में बताया था एक बार, लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई इतना क्योंकि फ्रिक्वेंटली कंसेप्ट यूज नहीं होता या क्वेश्चन नहीं आता तो क्लिक नहीं करता। तो यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, a 1.0 into 10⁻³ मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड, IUPAC नाम दे रखा है एसिटिक एसिड का। इथेनोइक एसिड हैड अ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 13.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स if the molar ionic conductivities at infinite dilution of acetate ion and H plus ion B 350 and 40 Siemens centimeter square mole inverse respectively, the degree of dissociation of ethanoic acid is। अब ये एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा इसको लेंदी कर दिया। लेंदी कैसे कर दिया, लास्ट में इसने क्या पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जो भी आप कहना चाहो। तो यहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, ये आपने पढ़ रखा है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर लैम्डा इनफाइनाइट डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो आप कह सकते हो लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस, ऐसे कह सकते हो। तो अगर मैं आप क्वेश्चन वापस पढ़ूं, आज कंसंट्रेशन दे रखी है, सॉल्यूशन ऑफ इथेनिक एसिड हैड अ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 13.0, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो है 13.0, 13 लिख देता हूं इसको। इफ द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटेट एंड आयन, तो दोनों आयन की अगर मैं बात करूं, एसिटेट नेगेटिव है, कुछ भी कह लो, ऐड ही करना है इसको 350, ये आपने ऐड कर लिया। अब ये आप जब अल्फा निकालोगे तो ये आएगा डेसिमल में या फ्रैक्शन में आएगा। अगर आपको परसेंटेज में ऑप्शन दे रखे तो इंटू 100, इसको सॉल्व करना है। तो ऊपर आ गया 13, नीचे आप 350 में 40 ऐड करोगे 390 हो जाएगा इंटू 100, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 3 आ गया, 10/3 कितना आ जाएगा 3.3%। ठीक है, सिंपल सा है, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट,
लैम्डा इनफाइनाइट के लिए इसने लैम्डा इनफाइनाइट प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस करवा दिया, और परसेंटेज में पूछा तो इंटू 100 कर दिया, सॉल्व कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिबाय-अकर लिमिटिंग लॉ एक्सप्रेशन फॉर एक्टिविटी कोफिशिएंट इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इनकरेक्ट। देखिए अभी तक आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस 0.509 जेड प्लस जेड माइनस रूट म्यू, या जेड प्लस जेड माइनस करके स्क्वायर भी कर सकते हो आप, इस टाइप से भी लिख सकते हो, जेड प्लस माइनस स्क्वायर, या जैसे भी आप लिखते हो। अब कुल मिला के बात यह है कि अगर मैं केवल प्लस लिख रहा हूं तो जेड प्लस का स्क्वायर आएगा, अगर मैं केवल माइनस लिख रहा हूं तो माइनस का स्क्वायर आ गया, अगर मैं प्लस माइनस कह रहा हूं तो प्लस और माइनस दोनों आ गए, और यहां पर मैं प्लस माइनस कह रहा हूं तो प्लस माइनस दोनों आ गए। तो ये चीज इसने एक दे रखी है। अब मेन बात क्या है कि स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में सब में माइनस आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर ये हो जाएगा। हालांकि ये इतना कोई ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं है, ऑथेंटिक का मतलब हम एक ही फॉर्मूला पढ़ते हैं, लॉग गामा प्लस माइनस वाला, ये वाला लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस 0.509 जेड प्लस जेड माइनस रूट म्यू। तो यहां पर ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिबाय-अकर लिमिटिंग लॉ एक्सप्रेशन फॉर एक्टिविटी इन वाटर इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। तो यहां पर ये इसने अज्यूम करके क्वेश्चन बनाया है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है, तो 3 में माइनस आ रहा है, 1 में प्लस आ रहा है, तो ये जो गलत ऑप्शन है वो लास्ट वाला हो जाएगा। और अगर एक्यूरेट है, सबसे एक्यूरेट की बात करें तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इम्प्रोवाइज क्वेश्चन है कि भाई उसने लैंग्वेज के फॉर्म में बनाया, तो बहुत ज्यादा कोई ऑथेंटिक नहीं है। आप सोचो कि हमने तो यही पढ़ रखा है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट एम फॉर KCl एंड KNO3 आर। KCl और KNO3 के लिए लैम्डा इनफाइनाइट दे रखा है इसने, ठीक है, मैं लिख देता हूं KCl और KNO3 के लिए इसने लैम्डा इनफाइनाइट दे रखा है। ठीक है, तो लैम्डा इनफाइनाइट KCl और लैम्डा इनफाइनाइट KNO3 ये दे रखा है। KCl का कितना दे रखा है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट एम फॉर KCl दे रखा है 149.86 दे रखा है, और KNO3 कितना दे रखा है 154.96 दे रखा है। आगे यूनिट दे दी, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट CL माइनस इस। अब इसने साथ में नीचे लिख देता हूं, लैम्डा इनफाइनाइट CL माइनस जो है वो कितना दे रखा है 71.44। फिर ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट नाइट्रेट विल बी, लैम्डा इनफाइनाइट NO3 माइनस पूछा है इसने। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक तरह से इसको आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन ना समझ के मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन समझो। कैसे, यहां पर ये कह रहा है कि लैम्डा इनफाइनाइट KCl मतलब पोटेशियम और क्लोराइड आयन का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब पोटेशियम की कंडक्टेंस मिला दो और क्लोराइड की मिला दो तो कितनी आ रही है 149.86। इसका मतलब ये किसकी वजह से है, पोटेशियम और क्लोराइड की वजह से। क्लोराइड की आपको दे रखी है तो पोटेशियम की आप निकाल सकते हो, तो पोटेशियम की कैसे निकालोगे, ये आपके 149.86 में से Cl वाली माइनस कर दो 79.44, ये आ जाएगा। ये आपके था KCl और इसमें से मैंने Cl माइनस कर दिया, तो क्या बच गया, सॉल्व कर लेते हैं, 2487, ये आ गया आपके किसका, पोटेशियम का। ठीक है, अब इसने पूछा क्या, एक्चुअल में पूछा ये इसने नाइट्रेट का, तो अब आपको पोटेशियम का पता चलेगा कि ये पोटेशियम का है, तो ये जो है पोटेशियम और नाइट्रेट की वजह से। अब इसमें से अगर मैं पोटेशियम माइनस करूंगा तो नाइट्रेट आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहीं पर माइनस कर देता हूँ 78.42, तो 6 में से 2 गए 4, बच के 5, ये आपके हो गए 8 और 6 14, ये हो गए 76.54। देखिए ऑप्शन में दे रखा है क्या, ये दे रखा है। तो ये एक तरह से मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें आपके क्या दे रखा है कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें 2 आयन का कॉम्बिनेशन ये है, अगर एक आयन का दे रखा है तो दूसरे आयन का आप माइनस करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसने 2 बार माइनस करवाया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है कि भाई आप सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो तो आप कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, फिर हम कहते हैं कि ये तो हमसे हुआ ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। देखिए हर चीज आपकी एज इट इज पढ़ी हो जरूरी है, जो कंसेप्ट हमने सीख रखे हैं उसको हम काम में लेके क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे अंदर प्रैक्टिस डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन अ सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस।
एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सेल दे रखा है जिसकी रिएक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है, मैग्नीशियम जो कि सॉलिड है, इलेक्ट्रोड को बता रहा है, प्लस 2Ag प्लस सिल्वर आयन है जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.0001 m। इससे क्या बन रहा है, फाइनली मैग्नीशियम आयन बन रहा है, मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हो गया 0.20 m प्लस सिल्वर बन रहा है जो कि सॉलिड बन रहा है। ये इसने सेल रिएक्शन दे रखी है। देखिए अगर वो खुद से कोई सेल रिएक्शन दे रहा है तो आपको वही माननी है, आपको फिर ये नहीं देखना है कि भाई ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ आ रहा है। अगर नहीं दे रखा है तो बात अलग है, लेकिन अगर दे रखी है तो फिर आपको वही मानना है, ठीक है। अगर उसने सेल बना के दे रखा है या सेल रिएक्शन दे रखी है तो आपको वही मान के सॉल्व करना है। आगे कह रहा है कैलकुलेट ई सेल इफ ई नॉट सेल इज, तो ये सीधा सीधा नर्न्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। नर्न्स्ट इक्वेशन जो है अगर मैं लिखूं इसको, तो नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है, ई इक्वल्स टू ई नॉट, ठीक है, ई इक्वल्स टू ई नॉट। अब ये सेल के लिए बात हो रही है, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस प्रोडक्ट के सेंस में लिखे तो ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हम बेसिकली नर्न्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हम नर्न्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। अब इससे मुझे सॉल्व करना है, तो ई जो है वो मुझे निकालना है। ई नॉट कितना दे रखा है मुझे, 3.17 दे रखा, माइनस 0.0591। अब देखिए 0.059 को मैं राउंड ऑफ में 0.06 ले लेता हूँ, ठीक है, सॉल्व करने में आसानी होगी, या आप चाहो तो एक्यूरेट लेके भी सॉल्व कर सकते हो। अब इस रिएक्शन में आप देखोगे इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है सिल्वर को और सिल्वर बन रहा है, तो एन की वैल्यू 2 है और ये हो गया लॉग। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है मैग्नीशियम आयन और सिल्वर। अब सॉलिड जो होता है उसको हम यहाँ लिखते नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी एक्टिविटी 1 होती है। क्या होती है, उसकी एक्टिविटी 1 होती है, इसलिए हम उसको मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम मेंशन करेंगे मैग्नीशियम को, तो लॉग में जो है मैग्नीशियम आएगा। अब मैं मैग्नीशियम जो है मैं ऊपर बता देता हूँ, प्रोडक्ट में हम मैग्नीशियम 2 प्लस लेंगे और नीचे जो है आपके रिएक्टेंट में हम लेंगे सिल्वर प्लस, ठीक है। अब जब आप इसको लिखोगे तो ये सिंपल मैग्नीशियम आएगा, लेकिन सिल्वर जो, क्योंकि उसके आगे 2 लगा हुआ है तो पावर 2 हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, 2। ये इस टाइप से लिखने में आएगा। तो अब प्रोडक्ट जो है मैग्नीशियम उसकी पावर भी 1 है, तो ये सीधे सीधे मैं लिखूंगा 0.2, क्या लिखूंगा 0.2 एक बार को, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब नीचे जो है वो क्या है, 0. इसको मैं 0.2 की जगह इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। नीचे जो है वो है 0.0001, मतलब 10⁻⁻4 है, तो ये नीचे है 10⁻⁻4 और उसकी पावर 2 है, तो मैं नीचे वाली लाइन में लिख देता हूँ 3.17 माइनस। अब इसको मैंने सॉल्व करा तो 0.03 आ गया, ये लॉग, ये है 2 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻⁻8, ये आ गया। इसको आप और सिंपल करोगे तो ये हो गया 3.17 माइनस 0.03 लॉग 2 इंटू 10⁻7, क्योंकि 10⁻8 ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा, +8 में से -1 गए तो +7, ये आपके आ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है 3.17 माइनस 0.03। अब ये जो लॉग वाला पोर्शन है इसको मुझे सॉल्व करना है, तो अगर कोई मल्टीप्लाई में होता है तो मैं नीचे थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ। तो अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2 प्लस log 10⁻7, और log 2 प्लस जो मल्टीप्लाई में पावर में आता है वो आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 7 log 10। अब आपको क्या करना है, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, तो लास्ट का 0 नहीं लगाया मैंने, प्लस 7 मल्टीप्लाई log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये आपके आ गया वैल्यू। इसको फाइनली मैं लिख सकता हूँ राउंड ऑफ में 7.3, ठीक है, मैंने नीचे सॉल्व कर दिया। तो ये जो पूरा लॉग का टर्म था इसकी वैल्यू आ गई 7.3। अब 3.17 माइनस 7.3 जो है उसको आप 0.3 से मल्टीप्लाई करिए, कर लेते हैं, नीचे कर, चलो इसके नीचे कर देता हूँ 7.3, अभी पॉइंट में बाद में सॉल्व कर लूंगा, इंटू 0.3, ठीक है, ये हो गया 0.03 है, ठीक है, 3 9 7 21, ये आ गया। पॉइंट के बाद कितने, 1 और 2 3, ये हो गया 0.219,
तो इसको मैं 0.219 को 0.22 कह दूं, राउंड ऑफ में कुछ भी कह दो, चलो राउंड ऑफ में 0.22 कह देता हूँ, 0.22 कह देता हूँ। 219 को मैंने क्या कह दिया, 0.22, राउंड ऑफ में सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जब आप 0.22 माइनस करोगे तो ये आपके समथिंग आ जाएगा 2.95। इसको सॉल्व करके देख लो आप चाहो तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2.95 वोल्ट। तो आप देखेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। पहले तो नर्स्ट इक्वेशन लिखना, फिर नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, रिएक्शन के हिसाब से वैल्यू पुट करना, फिर पावर सही करना, फिर उसको सॉल्व करना, लॉग सॉल्व करना। लेंदी क्वेश्चन है काफी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में तभी अटेम्प्ट करना जब आपकी प्रैक्टिस पहले से हो रखी है। मतलब आपको मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आता ही नहीं है और आप एग्जाम में सोचो मैं अटेम्प्ट कर लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पहले आपको ऐसे कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरा ये कि आपकी स्पीड तब बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। कैलकुलेटर बैठने से कभी भी स्पीड नहीं बढ़ती है, ना एक्यूरेसी बढ़ती है। इसलिए जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठो, कैलकुलेटर तो दूर ही रख दिया करो, तो उससे आपका क्या है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर आर 3, इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे बिना ऑप्शन के। देयर आर 3 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन की बात हो रही है। लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, 3 सॉल्यूशन कह दिए। हैविंग सेम कंसंट्रेशन, तीनों की कंसंट्रेशन सेम है, अच्छी बात है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम आयन विल बी इन ऑर्डर ऑफ। ये कह रहा है कि भाई ये 3 सॉल्यूशन है, तीनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट नंबर का ऑर्डर क्या होगा। भाई ज्यादा कौन सा है, कम कौन सा है, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, या बराबर है, जो भी है। तो ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने एक चीज बताई थी थ्योरी में, कि एक तो होता है कि खुद का कंट्रीब्यूशन, जब मैंने बताया था एग्जांपल की भी पार्टनरशिप करे, जैसे मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ बिजनेस में, दूसरा पार्टनर भी 100 रुपए लगा रहा है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन था 100 रुपए, वो फिक्स है। एक मैंने नया पार्टनर लिया, उसने 200 रुपए लगाया, तो भी मेरे 100 रुपए फिक्स है। नया पार्टनर लिया 300 रुपए लगा, मेरे भी 100 रुपए फिक्स है। तो मैं खुद कितने रुपए लगा रहा हूँ, 100 रुपए, वो फिक्स है, मतलब इनफाइनाइट डायल्यूशन पे वो फिक्स है। लेकिन जब मैं ट्रांसपोर्ट नंबर की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो 100 वाले के साथ मैंने 100 लगाया, 50% था मेरा। 200 वाले के साथ मैंने 100 लगाया, मेरा 1/3 था, मतलब 33% था। 300 वाले के साथ 100 लगाया, मेरा 25% था। इसका मतलब वेरी कर रहा है। तो जिसका इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, उसका ट्रांसपोर्ट नंबर भी ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या है कि ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। अब सीधी सीधी सी बात यह है कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम में जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, उसका कंट्रीब्यूशन का रेशियो ज्यादा होगा परसेंटेज वाइज, तो ट्रांसपोर्ट नंबर भी ज्यादा होगा। तो अगर आपको ध्यान हो, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि रेडियस क्या होती है एक्वस फॉर्म में, तो अगर हम सिंपल रेडियस की बात करें तो लिथियम सबसे छोटा होता है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन में हम बात करें तो हाइड्रेशन होने की वजह से रेडियस का जो ऑर्डर आता है वो आ जाता है लिथियम एक्वस जो है उससे ज्यादा सोडियम एक्वस, क्योंकि इसका हाइड्रेशन ज्यादा हो गया, सॉरी रेडियस जो है लिथियम की ज्यादा हो जाती है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। ठीक है, ये आपके रेशियो आ गया। लिथियम जो है एक्वस फॉर्म में, उसकी रेडियस ज्यादा होगी। रेडियस ज्यादा होने से कंडक्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कि वो भाग, एक तो पतला व्यक्ति भाग रहा है, एक थोड़ा हेल्दी व्यक्ति भाग रहा है, तो वो इतना नहीं भाग पाता। तो इसकी रेडियस ज्यादा होगी तो ये इतनी स्पीडली मूव नहीं कर पाता, कंडक्टेंस कम हो जाती है। तो रेडियस के बाद कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस का जो रेशियो आता है वो ये आता है। तो जो कंडक्टेंस का रेशियो आएगा उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट नंबर का रेशियो आएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन के लिए जो ट्रांसपोर्ट नंबर का जो ऑर्डर है वो पोटेशियम का ज्यादा है, फिर सोडियम का है, और फिर लिथियम का है। इसका रीजन क्या है, लिथियम में हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है, उसकी रेडियस ज्यादा बढ़ रही है, उसकी कंडक्टेंस कम है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये एल्कली मेटल के केस में कंडक्टेंस पे काफी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बिल्कुल जैसा हमने ऊपर वाला करा, नॉन इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, नॉन इक्वेशन बेस्ड है, इसमें एक स्टेप और आगे है। और आगे का मतलब क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने ई नोट दे रखा था, इस वाले में इसने ई नोट भी नहीं दे रखा। दूसरी बात, ऊपर वाले में उसने सेल रिएक्शन भी दे रखी थी, इसने सेल रिएक्शन भी नहीं दे रखी। तो ये देखा जाए तो ऊपर वाले से 2 स्टेप आगे का क्वेश्चन है। ऊपर वाला करना आता है तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें और आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन दे रखा है, गिवन 2 इलेक्ट्रोड दे रखे, क्रोमियम 3+ से क्रोमियम -0.72 वोल्ट, ई नॉट Fe2 प्लस Fe इक्वल टू -0.42 वोल्ट। पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल विल बी, भाई जो सेल है उनका पोटेंशियल क्या होगा।
क्रोमियम 3+ से क्या हो रहा है 0.1 m, ये सेल दे रखा है, इसने सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आयरन 2+ 0.01 m आयरन। अब देखिए गैल्वेनिक सेल जब की हम बात करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था डेनियल सेल का, तो मैंने आपको बताया था अलोन से आप याद रख सकते हो। एनोड लेफ्ट हैंड साइड, उस पर ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं सेल रिएक्शन लिखूं सबसे पहले इसके लिए, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, क्रोमियम में इसका ऑक्सीडेशन होगा आगे और इसका रिडक्शन होगा, तो मैं क्या लिखूंगा आयरन Fe2+, और फाइनली क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो गया क्रोमियम 3+ और आयरन का रिडक्शन हो गया, ये हो गया आयरन। अब यहाँ पर रिएक्शन मुझे बैलेंस करनी है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो बैलेंस फॉर्म में लिखना है। अब क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है 3, आयरन कितने कर रहा है 2, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। अब क्रोमियम 1 3 कर रहा था तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कर रहा है, आयरन 1 2 कर रहा था 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कर रहा है, तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। ये 3 हो गया और ये हो गया 2, ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, ठीक है। ये फाइनली हमने रिएक्शन बैलेंस के लिए रिएक्शन लिख ली, ताकि आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता चल जाए, कोफिशिएंट पता चल जाए जो पावर में आते हैं। अब आपको ई नॉट निकालना है, तो ई नॉट का जो फॉर्मूला है ई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, थ्योरी में पढ़ा रखा है। तो जब आप ई नॉट सेल निकालोगे, ई नॉट सेल ई कैथोड कौन है, एनोड लेफ्ट हैंड साइड है, कैथोड राइट हैंड साइड है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड राइट हैंड साइड है मतलब आयरन वाला। अब ये जो ई नॉट है ये आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो वहां पर आपको 2 से गुणा करा 3 से गुणा करो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आयरन जो है उसका पोटेंशियल है -0.42, ये हो गया ई कैथोड माइनस ई एनोड कितना -0.72। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ई नॉट सेल जो है वो आपके आ जाएगा -0.42 प्लस 0.72, फाइनली आ गया +0.3, ये ई नॉट आ गया, ये क्या आ गया ई नॉट। आधा काम हो गया, कितना काम हो गया, आधा काम हो गया। अब इसको नीचे सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। तो अब नर्स इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो होता है E इक्वल्स टू ई नॉट, जो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n कितना आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल ट्रांसफर हो रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब रिएक्शन के सेंस में प्रोडक्ट क्या है, देखिए ये तो सॉलिड फॉर्म में है, क्रोमियम प्रोडक्ट है, तो ये मैंने लिख दिया क्रोमियम 3+, और क्योंकि आगे कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 आ गया, नीचे आ गया आयरन 2+, कोफिशिएंट कितना है 3, तो पावर में कितना आ गया 3। अब ये हो गया E इक्वल्स टू 0.3। अब ये मैं अगर इसको राउंड ऑफ में 0.59 की जगह 0.06 लिखता, ठीक है, इसको और राउंड ऑफ में करते हैं 0.06 लिखता, तो ये हो जाता -0.01 लॉग। क्रोमियम की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1, मतलब 10 की घात -1, 10⁻⁻1, ठीक है। पावर कितनी दे रखी है इसकी 2, लिख देता हूं, और आयरन की कंसंट्रेशन 10⁻² दे रखी है, ठीक है। पावर कितनी लिखेंगे आयरन की 3, तो ये हो गया E इक्वल्स टू 0.3 माइनस 0.01। अब ये लॉग वाला ब्रैकेट में अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, लॉग। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, 10⁻1 की पावर 2 10⁻2 हो गया, और नीचे है -2 की पावर 3, तो हो गया -6, ऊपर -2 नीचे -6। चलो लिख ही देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, 10⁻2 नीचे हो गया 10⁻6, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो E इक्वल्स टू 0.3 माइनस 0.01, अब ये हो गया लॉग 10⁻6 ऊपर जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो ये हो गया 10⁻4 फाइनली, और 10⁻4 का लॉग होता है 4, तो ये हो गया E इक्वल्स टू 0.3 माइनस 0.01 ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करा तो ये हो गया 4, तो ये हो गया आपके 0.3 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करा तो 0.04, अब आप ये माइनस कर लो तो ये हो गया 0.26, फाइनली ये आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है काफी लेंदी क्वेश्चन है, पहले आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए, फिर ई नोट सेल निकालना। देखिए ई नोट सेल वाला अपने आप में क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी, तो यहाँ पर इसने कितने क्वेश्चन पूछ लिए, सेल रिएक्शन लिखो, ई नोट सेल लिखो, फिर आपको
नर्सरी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, पावर सॉल्व करनी आनी चाहिए, लॉग सॉल्व करना आना चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, वरना टाइम भी कंज्यूम करोगे और नेगेटिव भी करोगे। तो ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने डाउट थे वो मैंने आपके सारे सॉल्व करा दिए हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आपके डाउट क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।